वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग बाय डूइंग विद श्याम। फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आज मैं लेके आया हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से जो प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चन हैं। मैंने उसमें से 30 क्वेश्चन को लाया हूँ मैं आप लोगों के सामने। सीडीपी से सीटेट का पेपर है ये, और उसी से ये 30 क्वेश्चन लाया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 30 क्वेश्चन करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग बाय डूइंग विद श्याम। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर से सीटेट के पेपर से 30 क्वेश्चन सीडीपी के यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सीडीपी से 30 क्वेश्चन लाया हूँ मैं। सीटेट में आया हुए क्वेश्चन है ये। चलिए इसको हम करते हैं फ्रेंड, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो। कैसा लगता है कमेंट भी कर सकते हैं आप, लाइक कमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को अपनाएंगे या वरीयता देंगे। अगर आप लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत को मानते हो अगर, तो अपने बच्चों को आप कौन से बच्चे का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विधि को वरीयता देंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता होगा, लेव वाइगोत्स्की जो थे उन्होंने सामाजिक दृष्टिकोण अपनाया था, यानी सामाजिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील विश्लेषण उन्होंने प्रस्तुत किया था। और इन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उसके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया था। किसको? संज्ञानात्मक विकास में, बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज और उसके सांस्कृतिक संबंध, यानी मिलीजुली अगर ये समाज है तो समाज में जो हमारी विधियाँ होती हैं और समाज से ही निकल के हमारा संस्कृति, बिना सांस्कृतिक एक दूसरे से संबंधित है, ये को रिलेटेड है। सांस्कृतिक एक समाज में ही जो है समाज की संस्कृति होती है, और वो संस्कृति जो है वो ग्रहण करने वाली होती है। वही नैतिक, उसी को नैतिक मूल्य जो बच्चे में आता है वो संस्कृति से ही आता है। तो ये दोनों परस्पर संबंधित हैं एक दूसरे से। तो जब एक दूसरे से संबंधित है तो इस ऑप्शन में से आप क्या चूज कर सकते हो? एक दूसरे से संबंधित है यानी को रिलेटेड है, यानी सहयोगी प्रोजेक्ट कह सकते हैं इसको हम। तो पहला ऑप्शन सही होगा फ्रेंड इसके में। और अगर हम देखें, मानकीकृत परीक्षण नहीं है, यानी मानकीकृत स्टैंडर्डाइज टेस्ट, परीक्षण तो नहीं है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, यानी जो फैक्ट बेस्ड होंगे, रिकॉल क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड रिकॉल क्वेश्चन, वो भी नहीं। फिर वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न, यानी पहला हमने आपको बताया पहला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि अपनी कक्षा के वैयक्तिक विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि अगर कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नता तो होता ही है, हर कक्षा की विशेषता यही होनी चाहिए, एक कक्षा की विशेषता यही होनी चाहिए कि उसमें वैयक्तिक विभिन्नता हो उस कक्षा में। तो कक्षा में अगर वैयक्तिक विभिन्नता है तो उसे निपटने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए कि ये करना चाहिए उनको कि शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। शिक्षण आकलन यानी यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड वे होना चाहिए टीचिंग के लिए और असेसमेंट के लिए। कि दूसरा है, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग करके नामित करें, अंकों के कितना वो मतलब सेग्रेट एंड लेवल चिल्ड्रेन बेस्ड ऑन देयर मार्क्स, और कितना मार्क्स ला रहे हैं उनके आधार पर उनको नामित किया जाए। या कि बच्चों से बातचीत करें, उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, या विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम बनाएं। तो फ्रेंड, आप इसमें से कुछ ऑप्शन को ऐसे ही ख़त्म कर सकते हो। कठोर नियम बच्चों के लिए नहीं बनाए जा सकते, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर है आपका पहला ऑप्शन, शिक्षण आकलन के समान मानक तरीके हों। समान मानक तरीके कैसे हो सकते हैं? जब अपनी वैयक्तिक विभिन्नता होती है एक कक्षा में, तो समान मानक तरीका कैसे हो सकता है? एक ही मानक तरीका अगर आप ले लोगे तो उसमें तो विभिन्नता है ना कक्षा में, तो सबके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी, तो कैसे पूरा करोगे आप? तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर देंगे तो गलत बात होता है कि अगर जो हाईएस्ट नंबर है उनको आगे बिठाओ, जो कम नंबर है उनके पीछे बिठाओ, ये
ये तरीका सबसे गलत होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर बचता क्या है, सबसे अच्छा ऑप्शन तीसरा, बच्चों से बातचीत करें, उनकी विभिन्नता के बारे में जानें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, वो क्या सोच रहे हैं उनके दृष्टिकोण को पहले प्रमुखता दें। तो ये वाला ऑप्शन तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है कि आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है। आकलन जो है यानी आपका असेसमेंट वो पर्पजफुल यानी कि किसी पर्पज से किया गया हो, उद्देश्यपूर्ण होता है। कब होता है कि जब इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव संचार हो। अब ऑप्शन आप ऐसे ही ख़त्म कर सकते हो। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो, और यह केवल एक बार वर्ष में के अंत में हो। विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। तो फ्रेंड आप इसमें ऐसे ऑप्शन कम कर सकते हो तुरंत। तो फ्रेंड आप देख सकते हो कि इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव यानी इंड्यूस्ड, शिक्षार्थियों में क्या इंड्यूस्ड हो, भय यानी फियर, और तनाव यानी स्ट्रेस। तो ये ऐसा हो सकता है क्या कि विद्यार्थियों का भय और तनाव के माहौल में अच्छे से मतलब उनको पढ़ा सकते हो या वो कुछ सीख सकते हैं? ये ऑप्शन गलत होता है, कभी भी ये सही नहीं होता। फिर दूसरा है, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो। तो सही बात है, आकलन ऐसा आकलन हो कि एक बालक अगर है, उसने क्या सीखा, उस बालक ने क्या सीखा है, अगर वो एक शिक्षक के, अगर वो जो भी बता रहा है एक शिक्षक के पास जा रहा है, शिक्षक ने बता दिया, बालक के पास चला गया। अब बालक ने, सॉरी मैंने उल्टा बताया आपको, फिर से मैं बता देता हूँ एक बार। ये रहा शिक्षक और ये रहा बालक। शिक्षक ने कुछ बताया, बालक ने उसको सुना, समझा, और फिर शिक्षक को कैसे पता चलेगा कि उस बच्चे ने सही से सीखा है नहीं सीखा है? वो तभी पता चलेगा जब उस बच्चे के थ्रू फिर शिक्षक को पता चले। तो उस बच्चा अगर बताएगा शिक्षक को, फीडबैक, ये बताना क्या हुआ, फीडबैक प्राप्त हुआ, इन्होंने दिया और उसका कुछ रिजल्ट मिला यानी फीडबैक मिला। तो फीडबैक मिला तो उनको फीडबैक प्राप्त हुआ, तो बच्चे का सही गलत का पता चला, बच्चे ने क्या सीखा ये भी पता चल गया उनको। तो ये जो है सबसे अच्छा तरीका है कि आपने कुछ बताया और उसका रिजल्ट आपको मिल गया, तो वो ये फीडबैक वाली बात हो गई। तो इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को फीडबैक प्राप्त हो, तो ये वाला ऑप्शन सबसे सही है। और यह केवल एक बार हो, ये भी गलत है। विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलना तो करना ही नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई होप कि आप समझ रहे होगे अच्छे से। ये अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? शिक्षक की भूमिका क्या है फ्रेंड? अब सत्तावादी भूमिका तो शिक्षक की नहीं होगी ना, मतलब शिक्षक तो राजा तो है नहीं, क्लास में आया और मतलब उसको एक अथॉरिटी मिली हुई है पढ़ाने की, तो आएगा और बैठ जाएगा सिर्फ क्लास में उसको, और या तो पढ़ाने की अगर अथॉरिटी मिली है तो वो लेक्चर दिया चल दिया। तो ऐसा कुछ, तो ये तो हमारी बात हो रही है प्राथमिक शिक्षा की, तो इसमें तो हम ऐसा सोच ही नहीं सकते कि वो एक अथॉरिटी, क्या कहते हैं, अथॉरिटेटिव की तरह काम करे यानी सत्तावादी की तरह काम करे। तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। अधिनायकवादी, ये तो, और डिक्टेटोरियल, क्या कहते हैं सर, डिक्टाटोरियल, ये तो हो ही नहीं सकता। अधिनायकवादी मतलब तानाशाही एक तरह से कह सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता। और फिर है अनुमतिपूर्वक यानी परमिसिव भी नहीं हो सकता कि मतलब अगर एक टीचर परमिसिव किसी के मतलब परमिशन के बाद अपना काम स्टार्ट करे। टीचर उसका काम है पढ़ाना, फिर परमिसिव हो वो परमिशन देने वाला, या तो वो बच्चे को परमिशन दे करने का या किसी से परमिशन ले पढ़ाने का। तो ये भी गलत हो गया। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ये भी गलत हो गया। सुविधादाता, ये सही है, फैसिलिटेटिव की तरह काम करे वो, कि बच्चा अगर पढ़ रहा है तो बच्चे का मार्गदर्शन करे, उसको फैसिलिटी दे। बस अगर इस रास्ते पे जा रहा है तो यहाँ पे ईंट पड़ा हुआ है, बच्चा अगर जा रहा है तो टीचर का काम यही बताना है कि यहाँ पे मतलब ईंट, ये मत समझ लेना आप ईंट, मैं ये शिक्षा के क्षेत्र से बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे कोई परेशानी है उसको दूर करें, यही है फैसिलिटी देना, मतलब कि और बच्चे को एक सरल रास्ता मार्ग प्राप्त हो अपनी शिक्षा प्राप्त करने में, जितनी कठिनाइयाँ हो यानी उसको एक मार्गदर्शक के रूप में काम करे, सुविधादाता के रूप में। तो ये वाला ऑप्शन चौथा जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि अनुसंधान सुझाते हैं, अनुसंधान समझ ही रहे होगा आप क्या होता है, रिसर्च जिसको कहते हैं, रिसर्च। तो अनुसंधान क्या सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा
डाइवर्स टाइप का क्लासरूम जो है, डाइवर्स टाइप का, तो उसमें अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम। एक मिनट, थोड़ा मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स एक बार और पढ़ते हैं इसको। अनुसंधान सुझाते हैं, जो भी रिसर्च होते हैं वो सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में, हाँ ठीक है, विविध कक्षा तो होता ही है, विविध कक्षा में विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं, विद्यार्थियों से, ये विद्यार्थी हैं, शिक्षिका की अपेक्षाएं, विद्यार्थियों के अधिगम, हाँ अब समझ में आया। विद्यार्थियों के अधिगम पर क्या करता है, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, या एकमात्र निर्धारक है वही, कि अगला है कि के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, कि पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ता। तो फ्रेंड आप इसमें से ऑप्शन कम कर सकते हो कि शिक्षिका की जो अपेक्षाएं हैं विद्यार्थी से शिक्षिका की अपेक्षाएं और विद्यार्थियों के अधिगम पर क्या करता है, महत्वपूर्ण प्रभाव तो छोड़ता ही है। बिना शिक्षिका के एक क्लास का क्या औचित्य ही नहीं हो सकता, बिना एक टीचर के। इसी के लिए सब कुछ हो रहा है भाई, मैं भी इसीलिए पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी उसीलिए पढ़ रहे हो। तो उसके बिना कोई औचित्य नहीं है। एकमात्र निर्धारक यहाँ कह रहा है, एकमात्र निर्धारक होती है, तो ये भी गलत है कि सिर्फ वही एकमात्र निर्धारक होती हैं। वो अपने घर से निकलते हैं और बहुत रास्ते में बहुत चीज़ें हैं स्कूल तक आने में, और ये भी चीज़ें कुछ निर्धारित करती हैं। यहाँ से सिर्फ टीचर ही सब कुछ निर्धारित नहीं करता, ये जो चीज़ें हैं यहाँ रास्ते में मिल रही हैं, समाज, संस्कृति और समाज के मूल्य, ये सब बहुत चीज़ें हैं जो निर्धारित करती हैं, परिवार। तो ये इसको भी हम नहीं कह सकते, ये गलत हो गया। और फिर अगला है तीसरा कि के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए। अब कह रहा है कि साथ संबंधित ही नहीं मानी जानी चाहिए। क्यों नहीं मानी जानी चाहिए भाई? संबंधित ये तो को रिलेटेड है। संबंधित को रिलेटेड क्या है? डिपेंडेंट है एक तरह से, तो ये तो मानी ही जानी चाहिए। तो ये नहीं मानी जाने लिखा है तो गलत है। फिर कह रहा है कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। अब यहाँ पे ये बदल दिया एकदम से, हमने डराया इसको एकमात्र निर्धारक होती है, हमने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने आगे कहा संबंधित ही नहीं माने जाने, थोड़ा सा ढीला हुए वो कह रहे हैं कि संबंधित ही नहीं माने। चलो ऐसे मान लेते हैं कि संबंधित ही नहीं मानी जानी चाहिए, वो थोड़ा ढीला हुए। तो हमने कहा नहीं ऐसा कैसे हो सकता है कि संबंधित तो है, तो ये भी ऑप्शन गलत। तो फिर कह रहा है तब कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, चलो हम ये मान लेते हैं तब कोई प्रभाव नहीं। तो ये तो और गलत है भाई, क्यों नहीं? प्रभाव तो छोड़ती ही है, प्रभाव तो छोड़ती है। अब इसको कैसे गलत कर लें? हम जो कह रहे हैं जो सही है वो उसको मानो। तो यानी पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, पहला वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है ये कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जिनको की स्पेशल नीड हो, जिन बच्चों की इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक काल्पनिक लक्ष्य है। काल्पनिक क्या? अनरियलिस्टिक जिसको कहते हैं, अनरियलिस्टिक गोल है क्या? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, एक कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक अनरियलिस्टिक गोल है, काल्पनिक गोल है। फिर कह रहा है जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। अगर मान लीजिए विशेष आवश्यकता यानी डिसेबल्ड बच्चे देख ना सकते हो, सुन ना सकते हो, या वो ऑर्थोपेडिक हो, मतलब हाथ विकलांग हो किसी तरह से, तो डिसेबल्ड बच्चे हों, तो क्या अगर ये सामान्य बच्चा है, ये डिसेबल्ड बच्चा है, ये मान लीजिए डिसेबल्ड बच्चा है, तो जिनमें अक्षमता ना हो, अब इनमें अक्षमता नहीं है, इनमें अक्षमता है, तो ये इनके लिए हानिकारक हो जाएंगे क्या? ये बच्चे इनको नुकसान पहुंचाएंगे। फिर कह रहा है विद्यालयों पर भार बढ़ेगा या विद्यालयों पर लोड बढ़ जाएगा ज़्यादा। हाँ थोड़ा सा लोड तो बढ़ेगा ही इनडायरेक्टली, आप देख सकते हो, आभासी लोड जो दिखाई नहीं देगा। फिर कह रहा है शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? फ्रेंड आप देख सकते हो कि एक काल्पनिक लक्ष्य तो है नहीं, ये कल्पना की बात कैसे हो सकती है कि एक डिसेबल्ड बच्चा है जो कि सामान्य स्कूल में पढ़े, तो ये काल्पनिक कैसे हो सकता है? और फिर कह रहा है दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक हो जाएंगे क्या? डिसेबल्ड बच्चे नॉर्मल बच्चों के लिए नुकसानदायक होंगे। नुकसानदायक कैसे होंगे भाई? डिफरेंस टाइप का उनको माहौल मिलेगा सीखने के लिए और चीज़ें मिलेंगी, तो हानिकारक तो कह नहीं सकते। अगर हानिकारक होंगे भी तो नहीं कह सकते, क्योंकि
समावेशी शिक्षा जो है हमारा देना, समावेशी शिक्षा देना हमारा लक्ष्य है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला तो गलत है ही। विद्यालयों पर भार बढ़ेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है, भार बढ़ेगा। तो लास्ट वाला ऑप्शन जो चौथा बचता है यही सही है। और इसमें कह रहा है कि शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, ठीक है वही चीज़, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। हाँ, क्योंकि इनके लिए इनकी ज़रूरतें कुछ अलग होंगी। जैसा कि हमने अभी कहा कि जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक होंगे, कि हानिकारक नहीं होंगे लेकिन थोड़ा सा लोड बढ़ेगा, क्योंकि इनकी जो है इनकी नीड्स जो होंगी वो थोड़ी अलग होंगी और सबको साथ में लेके चलने पे थोड़ा सा उनको ये दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, शायद आपको दिख रहा हो, आई होप कि आपको दिख रहा हो। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा छोटा हो गया, कहिए तो मैं बड़ा कर लेता हूँ। चलिए बड़ा कर लेता हूँ मैं इसको। हाँ, तो ये बड़ा कर लिया, अब आपको शायद दिख रहा हो। चलिए इसको देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। जिसमें विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ये तीन चीज़ें, अलग समाज से भी बच्चा आ रहा है, अलग उसकी आर्थिक स्थिति भी है, यानी वो गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, अच्छे घर से हो सकता है, किसी गरीब घर से हो सकता है, किसान के घर से हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं आर्थिक रूप से। तो हमने सामाजिक देख लिया, आर्थिक देख लिया और एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि यानी एक सांस्कृतिक हम देख लिए। तो ये तीनों चीज़ें तो एक ही समाज के अंदर आती तो एक ही समाज के अंदर से हैं, जिसमें हर समाज में हम यहाँ अगर हम कह रहे हैं कि सामाजिक, अगर हम पहले पे यहाँ सामाजिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी तो आर्थिक लागू है, यहाँ भी तो सांस्कृतिक लागू है। यानी तीनों गोल जो मैं बना रखा हूँ, तीनों गोल है, इन तीनों में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चीज़ें इन्वॉल्व हैं। लेकिन मैंने बस अलग अलग आपको बता दिया है कि ये तीन चीज़ें की बात ये कर रहा है क्वेश्चन में। अभी अलग अलग बताने का मतलब ये नहीं कि सामाजिक अलग हो गया, आर्थिक अलग हो गया और सांस्कृतिक। ये तीनों गोलों में सामाजिक, आर्थिक इंक्लूड है, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तीनों इंक्लूड है। तो ये हम देखते हैं, हम सिर्फ समझाने के लिए इसको अलग अलग कर दिया। तो आर्थिक हो गया, आर्थिक हमने मान लिया, सामाजिक मान लिया और सांस्कृतिक। इस पृष्ठभूमि से बच्चे आ रहे हैं, कहाँ, एक कक्षा में आ रहे हैं। और इन सभी विद्यार्थियों के जो सीखने अनुभवों को बढ़ाती है, मतलब विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन क्या है? ये कथन सही तो है, एकदम 100% सही है कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा, जब ये अलग अलग पृष्ठभूमि से आएंगे, अलग अलग सांस्कृतिक परिवेश से आ रहे हैं, अलग अलग समाज से आ रहे हैं, आर्थिक स्थिति अलग अलग है, तो सब जब एक साथ मिलेंगे तो क्या कहते हैं, विस्तृत होगा ना, कक्षा का माहौल जो होगा वो बहुत विस्तृत होगा, न कि संकुचित होगा, वो बहुत विस्तृत होगा। क्योंकि अलग अलग समाज से हैं, सबको एक दूसरे से मतलब कोरिलेट करेंगे अपने समाज से, वो उसके समाज से, वो उनके समाज से, आर्थिक स्थिति से संस्कृति, जो भी उनकी संस्कृति है अलग अलग समाज की, सब एक दूसरे के जानेंगे और पहचानेंगे। और जैसे भाषा हो सकती है, भाषा भी अलग अलग हो सकती है। तो इसमें गलत वाले ऑप्शन तो ऐसे ही हट जाएंगे फ्रेंड। जैसे पहला है तो ये गलत हो जाएगा, चौथा भी गलत हो जाएगा। देखते हैं। तो ये पहला गलत तो हो नहीं सकता, तो जिस ऑप्शन में गलत है वो ऑप्शन ऐसे ही है। अब हम देखेंगे ही नहीं उस ऑप्शन को। चलिए, गलत हो गया। अब सही दो चीज़ों में सही लिखा है, दूसरे और तीसरे में सही और सही लिखा है। तो देखते हैं इन दोनों में से एक सही कौन सा है, तो उसमें देखते हैं सही कौन सा है। अब दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, सही क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। यही बात अभी मैंने आपको बताई यहाँ पे, तीनों गोलों से लेके कि अलग अलग आ रहे हैं, सब मिलेंगे, वही चीज़ें मैंने आपको बताई। अगर आप फिर से सुनना चाहते हो तो पीछे वीडियो को पीछे पे कर लो, आप बैकवर्ड कर लोगे तो आपको दिख जाएगा। अब देखो आप, ये तीसरे में कह रहा है सही लिखा है क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देगी। श्रेणीबद्ध यानी एक श्रृंखलाबद्ध कैसे दिखाई देगी भाई? श्रृंखलाबद्ध कैसे दिखाई देगी? क्या कक्षा की आवश्यकता होती है क्या? कक्षा का ये कहीं मानक निर्धारित किया गया है क्या कि ऐसे, मतलब ये ऐसे ही होना चाहिए कक्षा का माहौल, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक एक क्रम से? ऐसा कुछ नहीं है, सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। इसलिए जो है दूसरा ऑप्शन सही होगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा। फ्रेंड, आई होप कि आप अच्छी तरह से समझ रहे होगे। मेरे समझाने का तरीका अब शायद क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव ना हो, जब विषय से संबंधित ना हो। थोड़ा सा मैं इधर उधर भटक जा रहा हूँगा, कंटेंट मेरा जो है अलग है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स ये अगला क्वेश्चन है कि सुनने में असमर्थ बच्चा, यानी एक तरह से डिसेबल्ड बच्चा है जो सुन नहीं पा रहा है, सुनने में असमर्थ है। जैसे कि हमने अभी आपसे बताया कि समावेशी शिक्षा यानी एक ही क्लास में हर तरह के बच्चे रहेंगे, सामान्य बच्चे, डिसेबल्ड बच्चे। अब ये डिसेबल्ड में विभिन्न प्रकार के डिसेबिलिटीज़ हो सकती है। मंदबुद्धि हो गया, जिसमें मंदबुद्धि भी इंक्लूड है। तो अब देखिए, सुनने में असमर्थ बच्चा अगर सुन नहीं पा रहा है तो पहला ऑप्शन अब कह रहा है कि श्रवण असमर्था यानी सुन नहीं पा रहा है वाले बच्चों के लिए, श्रवण असमर्था वाले बच्चों के लिए विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए। श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में, यानी एक स्पेशल विद्यालय हो जहाँ जिसमें सिर्फ जो बच्चे नहीं सुन सकते हैं वही पढ़ते हैं। एक विद्यालय है जिसमें वो बच्चे पढ़ते हैं जो सुन नहीं सकते हैं। तो इनको जो है, इन बच्चे को जो सुन नहीं पा रहा है बच्चा, उसको इसी विद्यालय में भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। तो ये समावेशी शिक्षा कैसे होगी फिर? ये तो स्पेशल, आजकल स्पेशल जो है, स्पेशल स्कूल कॉलेज जो है उन बंद, वो मतलब उनकी वो हटाए जा रहे हैं, ख़त्म किए जा रहे हैं। समावेशी शिक्षा जो कि क्या कहते हैं, लक्ष्य है। तो इनको अब ये ऑप्शन दे रखा है कि उनको उसी विद्यालय में भेजा जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन कैसे सही होगा? ये सही नहीं होगा, ये गलत होगा। और ये अगला ऑप्शन है कि केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। गलत हो गया। अब दूसरा देखते हैं, केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे जो है उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ये ऑप्शन ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। लेकिन अगला देखते हैं, फिलहाल होल्ड पे रखते हैं दूसरे वाले को। अगला ऑप्शन देखते हैं, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है। नियमित विद्यालय यानी सामान्य विद्यालय जिसमें नॉर्मल बच्चे जो जाते हैं, तो उस विद्यालय की बात हो रही है। नियमित विद्यालय यानी रेगुलर स्कूल जो होते हैं, तो उनकी बात हो रही है। रेगुलर स्कूल में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। सही बात है। उस बच्चे को, डिसेबल्ड बच्चा है, अगर सुनने में असमर्थ है, तो नियमित विद्यालय में ही अच्छा कर सकता है। अगर उस तरह की सुविधाएं उसे मिले तो एक स्पेशल स्कूल में जाने की क्या ज़रूरत है उसे? तो ये भी ठीक है ऑप्शन। फिर नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। क्यों नहीं कर सकेगा फ्रेंड? ये तो गलत बात है। ये वो कर सकेगा अगर उसे अच्छी सुविधाएं मिले तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये तीसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि उसे बहुत अच्छा कर सकता है अगर उसे सुविधाएं मिली तो। और केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा, यहाँ केवल लग गया है, तो ये भी ऑप्शन गलत। तो तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की बात की जा रही है? गिफ्टेड चाइल्ड की बात हो रही है। गिफ्टेड चाइल्ड कह सकते हो आप, या गिफ्टेड लर्नर भी कह सकते हो। गिफ्टेड चाइल्ड या गिफ्टेड लर्नर, तो उनकी जो विशेषता है उसमें से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की? हाँ, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। वेरी एग्रेसिव एंड फ्रस्ट्रेटेड, अगर वो प्रतिभावान है तो ये सब चीज़ें अगर होंगी तो प्रतिभावान कैसे हो सकता है? तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। सही बात है। अगर उसको क्या कहते हैं, चुनौती मिलेगी तभी तो उस चुनौतियों को वो सॉल्व करेगा और तब वो अपने आप को प्रेरित महसूस करेगा। तो ये अगर प्रतिभावान है तो उसमें एक विशेषता ये हो सकती है। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगला देखते हैं पहले। वो बहुत तुनक मिजाज होता है, तब फिर अगर ये तुनक मिजाज होता है तो प्रतिभावान कैसे होगा? तो ये भी ऑप्शन गलत। वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना, ये भी गलत। तो दूसरा ऑप्शन सही है। फ्रेंड ये गलत इसलिए मैंने कर दिया क्योंकि आप अगर पढ़ोगे, एक तुनक मिजाज अगर होगा तो प्रतिभावान नहीं होगा। फिर वो अगर वो हाथ
डालना, थपथपाना, अगर वो रस में रिवाय कहते हैं कि ये तो रस्म खाली निभा रहा है, तो अगर वो रस्मी व्यवहार करता है तो फिर वो बच्चा प्रतिभावान कैसे होगा। अगर वो कुंठित आक्रामक हो रहा है तो प्रतिभावान कैसे होगा। तो ऐसे ही ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, एक ही ऑप्शन बचेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती हैं, इफेक्टिव लर्निंग किस तरह से दे सकती हैं। अपने एलिमेंट्री क्लासरूम में इफेक्टिव लर्निंग एक शिक्षिका के द्वारा कैसे हो सकता है। तो ऑप्शन है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, एक हो सकता है ये ऑप्शन। फिर देखते हैं आगे ड्रिल और अभ्यास। तो फ्रेंड ड्रिल और प्रैक्टिस, जहाँ अभ्यास की बात हो गई ना, तो अभ्यास तो एक रटवाना हो गया ना। एक छोटा सा बच्चा है अगर प्राथमिक कक्षा में गया है तो इसके जो उसके दिमाग में आपने ड्रिल अभ्यास करके भर दिया वही छप जाएगा, चाहे वो गलत हो या सही हो, तो ये हमेशा के लिए छप जाएगा। आधी अधूरी चीज़ें आप दोगे और वो छप जाएगा। तो ड्रिल तो कभी एक बच्चे के कोमल से मन पे ड्रिल और अभ्यास तो डालना ही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। फिर है अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देना। फ्रेंड प्रतियोगिता, एक कंपटीशन वाला ऑप्शन भी ज़्यादातर सही नहीं होता है। तो ये कंपटीशन जहाँ पे प्रतियोगिता आ गई, इस तरह के भी ऑप्शंस कभी सही नहीं होते। फिर है आपका विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। सही बात है, अगर जो भी आप अपने पढ़ा रहे हो, जो भी आप पढ़ा रहे हो, अगर वो इस घटना को, इस कहानी को एक बच्चे के जीवन से जोड़ दोगे तो वो ये इतना बढ़िया कल्पना करेगा ना कि वो उसको सीख जाएगा, रटेगा नहीं, मतलब वो सीख जाएगा उसको। अगर आपने उसके जीवन से जोड़ दिया तो संबंधित करके, या जीवन से जोड़ने का मतलब हुआ आसपास के वातावरण से रिलेट करके आपने उसको बता दिया, तो ये वाला ऑप्शन 100% सही है। और बाकी सब गलत है। पुरस्कार देना भी एक तरह से गलत है कि फिर बच्चा यही उपेक्षा करेगा कि हमें पुरस्कार मिले तो हम काम करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है फ्रेंड, जैसा कि मुझे लग रहा है आपको दिख ही रहा होगा। चलिए देखते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। पहला है बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। बच्चे जो है जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, यानी कि निष्क्रिय मतलब कह सकते हैं आप पैसिव प्राप्त करता है, या रिसिपेंट यानी जो रिसीव करता है। अगर बच्चा क्या निष्क्रिय होता है कि आपने अगर बच्चे को कुछ बताया तो वो एक तरह से एक्टिव नहीं रहता है, उसको लेगा नहीं या सुनेगा नहीं, या आपने मतलब उसको करके आपको दिखाएगा नहीं, ऐसा कुछ होता है क्या। फिर कह रहा है कि बच्चे समस्या समाधान करता है। बच्चे चिल्ड्रंस आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, या बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, या चिल्ड्रन आर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर होते हैं, या बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं, या चिल्ड्रन आर एक्टिव एक्सप्लोरर ऑफ द इन्वायरमेंट। तो इसमें से कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। फ्रेंड आप देख सकते हो जैसे कि बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता तो नहीं होते हैं, वो एक्टिव प्राप्तकर्ता होते हैं, क्योंकि एक बच्चा है और जो भी आप बोलोगे तो वो समझता है, सुनता है, समझने की कोशिश करता है, तो ये कभी निष्क्रिय तो नहीं होता है, एक्टिव होता है वो। तो ये वाला ऑप्शन पहला तो नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, तो पहला तो नहीं होगा। फिर देखते हैं बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं। हाँ, बच्चे जो आप बताओगे उसको अगर जो भी बताओगे उस समस्या को समाधान करता तो होते ही हैं। अपनी तरफ से वो चाहे गलत करे लेकिन समाधान करने की कोशिश करते हैं तो समाधान करता है। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, सही बात है, शोध करता भी हैं वो अपने मतलब जिस एज में है वो उस एज में तो शोध करता है ही वो। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। हाँ, ये सक्रिय हैं कह सकते हो आप। तो ये BCD तीनों हो सकते हैं, तो ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा BCD। ये एक छोड़ के बाकी तीनों सही है, तो BCD ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। अब संप्रत्यात्मक की बात की जा रही है यहाँ पे। तो फ्रेंड संप्रत्यात्मक मतलब कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट का, संप्रत्यात्मक विकास का मतलब हुआ कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट, और इसको इनकरेज करने के लिए इनमें से कौन सी विधि सबसे अच्छी है। संप्रत्यात्मक विकास यानी कि आपका कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट अगर एक बच्चे में, विद्यार्थी में करना है तो इसमें से कौन सी विधि सबसे अच्छी होगी। पुराने प्रत्ययों को, पुराने कॉन्सेप्ट जो भी हैं
उनको कॉन्सेप्ट से किसी भी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना किसी संदर्भ के क्या नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। ये अगला देखते हैं, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के लिए गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, या विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना, या जब तक विद्यार्थियों में वांछित जो है कॉन्सेप्चुअल परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग। तो फ्रेंड दंड तो देना ही नहीं है बच्चों को, तो ये वाला ऑप्शन गलत। उदाहरण देना एक अच्छा हो सकता है तरीका। तो आप यहाँ देख सकते हो विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो तर्क शक्ति यानी वो अपने दिमाग से वो अपने तर्क के आधार पे उस क्वेश्चन का जवाब देंगे या सोचेंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि उदाहरण के थ्रू आप उसको समझा रहे हो और वो खुद अपने तर्क शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, उसके लिए आप प्रोत्साहित भी कर रहे हो। तो ये वाला ऑप्शन सही है। लेकिन फिर आगे ऊपर ऑप्शन जो है दूसरा, याद करने के लिए कहकर, याद करने के लिए यानी रटवाना भी एक सही नहीं है, ये भी गलत। फिर पुराने प्रत्ययों से अपने संदर्भों के बिना संदर्भ के कैसे हो सकता है, ये भी गलत। तो तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। कौन से वातावरण की बात हो रही है भाई? जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जहां उनके संवेगात्मक यानी कि इमोशनल नीड्स जो हैं उनके, उसकी पूर्ति हो रही है और वे अनुभव करते हैं यानी कि एक्सपीरियंस यानी फील करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं यानी कि क्या कहते हैं इमोशनल नीड की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, जिसमें उनको लगे कि हाँ भाई हमें जो है हमें वरीयता दिया जा रहा है। फिर दूसरा है जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी है, जहाँ शिक्षक मतलब एक अथॉरिटी उसको मिल गई है, जैसे कह सकते हैं कि सर्वे सर्वा शिक्षक ही है वहाँ पे। इसकी बात हो रही है कि जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए, एक राजा की तरह। फिर तीसरा है कि जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। चौथा, जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। तो फ्रेंड इसमें आप समझ गए होंगे कि कौन से क्वेश्चन को हम हटा सकते हैं। तो जैसा कि हमने पहला ऑप्शन पढ़ा, उनकी संवेगात्मक यानी इमोशनल नीड की पूर्ति हो रही हो, जहाँ उनकी संवेगात्मक यानी उनकी इमोशनल नीड की पूर्ति हो रही है और वे खुद अनुभव कर रहे हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड जब उनकी इमोशनल नीड को उनको जब आप पूर्ति कर रहे हो तभी तो उनको लगेगा कि हाँ भाई हमें वरीयता दिया जा रहा है, हमारी चीज़ों को, हमारी बातों को सुना जा रहा है। तो उनको लगेगा कि हाँ कि हम महत्वपूर्ण हैं, तो तभी वो कुछ अच्छा करेंगे। तो ये वाला ऑप्शन पहला सही होगा। आगे जो है ऑप्शन वो गलत हो जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो दूसरे ऑप्शन में जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी है, तो एकाधिकारवादी हो गया और आदेश दे रहा है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्रित होता है, यहाँ पे लगा दिया है कि गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान मतलब कि किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात की जा रही है। तो ये विस्तृत नहीं है, संकुचित कर दिया गया है इसको, तो ये भी गलत हो गया। फिर कह रहा है कि जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे रहता है, शिक्षक खुद आगे करता है, विद्यार्थियों को एक्टिव न रह के निष्क्रिय कर दे रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी कह देता है वो। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? खिड़की के सामने बच्चा कौवे को उड़ते देख रहा है, फिर कह दे रहा है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं। बच्चे की स्मृतियाँ कैसे कह सकते हो आपकी पहले से भंडारित होती हैं? धीरे धीरे ही तो भरती हैं, तो पहले से भंडारित नहीं होती। ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा मेरे हिसाब से। फिर भी देखते हैं, इसमें कूट दे रखा है तो इसके हिसाब से देखना पड़ेगा ना हमें। तो फ्रेंड अब दूसरा है ऑप्शन कि बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकास हो चुका है। पक्षी जो है, पक्षी शब्द का इस प्रत्यय का उसके में विकास हो गया, तभी तो पक्षी बोला है, तो विकास हो गया है, तो ये ऑप्शन ठीक है। फिर कह रहा है बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया। हाँ, एक लगा दिया, एक पक्षी यानी कुछ भाषा का कुछ उपकरणों का उसने विकास तो कर ही लिया है, तो ये भी ऑप्शन सही है। और बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं, यानी पहले से भंडारित
है उसकी, कौवा कौवा को समझ रहा है, वो कौवा को समझ रहा है, पहले से भंडारित है, तो तभी वो बोल रहा, तो उसने बच्चे के समय पहले से भंडारित है, ठीक है। फिर पक्षी प्रत्यय का विकास भी हो गया है और अपने कुछ उपकरणों का, उसने भाषा के कुछ उपकरणों का प्रयोग भी कर लिया है, विकास। तो इसका मतलब तीसरा ऑप्शन, तीनों सही है, यानी तीसरा जो है ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे, कोई शिक्षिका है अपने विद्यार्थियों को वो क्या कहें कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, मतलब इंटरनली उनको मोटिवेट कर दिया जाए, ऐसा क्या बोला जाए कि वो किसी कार्य को करने के लिए उत्साहित हो, प्रेरित हो जाए। तो आप देख सकते हो, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि वो इंटरनली यानी इंट्रिंजिक कह सकते हो आप, इंट्रिंजिक इनकरेज यानी मोटिवेशन, इनकरेज करने के लिए। तो इंटरनली मोटिवेशन, भीतरी प्रेरणा के साथ करने के लिए प्रोत्साहित यानी इनकरेज कर सकें। तो ऐसे बोलें क्या होगी, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। फिर कहे दूसरा कि तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। फिर वो ऐसे बोलें क्या कि काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। फिर कि इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। तो फ्रेंड, अगर देखा जाए तो एक कक्षा के माहौल के हिसाब से हमें ऑप्शन को चुनना है। एक कक्षा है उसके माहौल के हिसाब से अगर हमें ऑप्शन चुनना है, एक घर के परिवार के माहौल से तो हमें नहीं चुनना है ना। तो आप देखोगे, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो, तो एक प्रतियोगिता हो गई। हाँ, इसके करने से पहले तुम समाप्त कर लो, तो ये दो लोगों में एक तुलना हो रही है, कंपटीशन हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से हमें नहीं करना है, ये तो कंपटीशन डाल दिया हमने उनके बीच, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर है कि तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, फिर हमने उसको नीचा दिखा दिया यहाँ पे कि वो तो बहुत अच्छा है, मतलब कोई है जो तुमसे भी अच्छा है, तो यहाँ पे तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, हमने उसको नीचा दिखा दिया, तुलना कर दी यहाँ पे भी। तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन ये भी नहीं चलेगा। फिर काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी दूंगी, लालच के लिए, तो बच्चा हर दिन लालच ढूंढेगा कि हमें रोज़ एक टॉफ़ी मिले तभी मैं काम करूँगा, तो ये भी ऑप्शन बच्चे को ख़राब करेगा, फिर ये भी गलत है। तो ये सही है चौथा, कि इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। नहीं यार, एक बार किया तुमने, दो बार किया, तीन बार किया, नहीं कर पाए, गलत हो गया, नहीं कर पाए, गलत हो गया, फिर से करो, सीख जाओगे, लास्ट में तो सीख ही जाओगे। तो ये वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ये तो देखते ही आपको ये जो है नैतिक रूप से भी सही है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है 16वां, कि कोई शिक्षिका है अपने विद्यार्थियों के अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती हैं। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु, अध्ययन के लिए ही, पढ़ने के लिए ही उनको पढ़ाई करने के लिए आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करना है। सेम पीछे वाला क्वेश्चन जो था कि इंट्रिंसिक रूप से उनको इनकरेज या मोटिवेट करना था, तो वही ये भी है कि उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती हैं। उनमें चिंता और डर पैदा कर दें तब वो करेंगे। परीक्षण यानी किसी कंपेयर कर दें उनको, कंपटीशन के थ्रू वो ऐसी बातें करें। फिर व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करके एक लक्ष्य निर्धारित कर दें उनसे कि जिसको तो तुम्हें करना ही है, और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करें। एक लक्ष्य निर्धारित कर दें, ये तो ठीक है। और उनमें फिर अगर लक्ष्य आपने निर्धारित कर दिया उस बच्चे का और आप कुछ मार्गदर्शक के रूप में कार्य ही नहीं कर रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें ऑप्शन में दे रखा है कि निपुणता पाने में उन्हें मदद भी करें, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। फिर है साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे टॉफ़ी, तो इनाम तो देना नहीं है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे है तीसरा ऑप्शन कि व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया और उनमें उनके लक्ष्य को पाने के लिए उसमें मदद भी किया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये सही भी है। प्रतियोगिता तो हमें करानी नहीं है, चिंता डर पैदा नहीं करना एक बच्चे के कोमल मन पे। अगला क्वेश्चन ये है क्वेश्चन कि किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य। अगर एक इफेक्टिव टीचर तो प्रभावशाली शिक्षक का, उस इफेक्टिव टीचर का विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करने के लिए, वही मोटिवेटेड करने के लिए उसका जो उद्देश्य क्या होगा। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा
किसके लिए? सीखने के लिए, जिससे कि वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। रट कर याद करने के लिए, जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। प्रत्यास्मरण यानी रिकॉल करने में। अगर किसी चीज़ को आपने रट लिया, आज रट लिया, कल आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या करोगे? इसको रिकॉल ही तो करोगे, इसको बुलाओगे तो ये आपके दिमाग में आएगा, फिर आप वहाँ पे बताओगे। तो यही हो गया रिकॉल करने का तरीका। फिर है दंडात्मक उपायों यानी दंड दोगे जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। फिर ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वो अच्छे अंक पा सकें। फ्रेंड, आप इसमें ऑप्शन को हटा सकते हो, देख सकते हो कि हम यह साफ साफ दिख रहा है हमें कौन से ऑप्शन हटा देने चाहिए इसमें से। तो आप देखो, नीचे से शुरू करते हैं। ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा में अच्छे अंक खाली लाना उद्देश्य नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन गलत। फिर दंडात्मक उपाय भी नहीं करने हमें, ये भी ऑप्शन गलत। रटना भी नहीं है हमें, ये भी ऑप्शन गलत। तो पहला बच रहा है, तो पहला ही सही होगा। पढ़ लो आप सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने। सही बात है, जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। तो ये पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यार्थी की प्रथा का है? प्रभावशाली विद्यार्थी यानी कि इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस क्या है? उदाहरण विद्यार्थी नहीं है, सॉरी, विद्यालय। इफेक्टिव स्कूल, प्रभावशाली यानी इफेक्टिव विद्यालय। तो इफेक्टिव स्कूल की प्रथा है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इफेक्टिव स्कूल की प्रथा है? निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड या व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। हाँ, किसी व्यक्ति के सापेक्ष अधिगम या प्रतियोगितात्मक कक्षा। तो फ्रेंड, आप देखो इसमें तो आप देखोगे कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है? तो निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन का भी एक समय होता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत। शारीरिक दंड भी तो नहीं दे सकते, गलत। और प्रतियोगिता भी गलत हो जाता है, कंपटीशन भी, ये गलत। तो क्या बचता है? व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। तो व्यक्ति सापेक्ष अधिगम सही हो जाएगा। यानी इंडिविजुअल लर्निंग। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम का मतलब हो गया इंडिविजुअल लर्निंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है, सिर से पैर की तरफ। क्या कह रहा है? सिर पदाभिमुख, यानी विकास जो है वो सिर से लेके पैर तक, ऐसे कह रहा है। विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। किस प्रकार फ्रेंड? तो जैसा कि इसमें साफ साफ लिखा है कि सिर से पैर की ओर विकास का क्रम, सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत। क्या बताएगा वो? यही तो बताएगा कि सिर से पैर की ओर विकास होता है। अगर ये सिद्धांत ही है तो यही सिद्धांत है, सिर से पैर की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भाषा से विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा होता है? भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय, सेंसिटिव पीरियड कौन सा होता है एक लैंग्वेज डेवलपमेंट के समय? तो जन्म से पूर्व का समय होता है, या मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था, या प्रारंभिक बचपन का समय? तो फ्रेंड, आप इसमें देख सकते हो कि सबसे संवेदनशील समय कौन सा होता है एक बच्चे के लिए उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट में? जन्म से पूर्व का समय कैसे हो सकता है? जब जन्म ही नहीं हुआ तो उस समय जो भी बच्चा सीखता है वो जन्म के बाद ही सीखता है, तो जन्म से पूर्व का समय तो नहीं हो सकता। मध्य बचपन का समय, इसका मतलब प्रारंभिक बचपन का समय निकल गया, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर वयस्कावस्था में आदमी उस समय जो है अपने चरम पे होता है, यानी कि सीखने की लास्ट स्टेज पे होता है वो, तो ये भी नहीं हो सकता। तो प्रारंभिक बचपन का समय ही होता है जो सबसे संवेदनशील होता है, सेंसिटिव। इस समय बच्चे के कोमल मन पे जो भी आप छाप छोड़ डालोगे वही छप जाएगा, यानी जो उसको बताओगे वही वो रट लेगा। मतलब उसके रटेगा नहीं, उसके दिमाग पे छप जाएगा, वो सीखेगा। वो बहुत जल्दी सीख जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत जल्दी सीखता है इस समय। वो सबसे सेंसिटिव समय होता है। आप उस समय बच्चे को मतलब अच्छे बुरे का ज्ञान कम होता है, और जो भी आप बताओगे वो सीख जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक 6 वर्ष की लड़की
खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन कर रही है, यानी बहुत अच्छा। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। किसके बीच? आनुवंशिकता और पर्यावरण, वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता। आपने देखा इस पूरे ये जो भी हमने पढ़ा, इसके आधार पे वो जो वो कर रही है, इतनी असाधारण जो क्या लिखा है यहाँ पे, असाधारण योग्यता का प्रदर्शन कर रही है। और ये चीज़ें वहाँ से माता पिता से जो भी हमने पढ़ा यहाँ तक, वो दोनों किसकी मिली जुली है, मतलब इन चारों में से। तो आप देख रहे हो कि वृद्धि और विकास का सिद्ध नहीं होगा, ये इसका परिणाम तो होगा ही नहीं। स्वास्थ्य और परीक्षण का भी कहीं से कुछ नहीं दिख रहा, अनुशासन और पौष्टिकता का भी नहीं। तो अब देख रहे हो कि माता पिता पहले से ही दोनों खिलाड़ी हैं, दोनों खिलाड़ी हैं लिखा है, तो आनुवंशिकता की चीज़ आ गई यहाँ पे। और पर्यावरण, माहौल उनको ऐसा बनाया मिल रहा है, पूरा ही घर का माहौल उन्होंने बना रखा है, तो पर्यावरण भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है इसमें। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं? अब गौड़ वाहक, तो फ्रेंड ये पूछ रहा है कि गौड़ वाहक समाजीकरण के बच्चे के लिए जो है, बच्चे के लिए समाजीकरण के गौड़ वाहक यानी सेकेंडरी जो भी होगा, सेकेंडरी क्या कहते हैं इसको, सेकेंडरी एजेंट ऑफ क्या कहते हैं, सोशलाइजेशन, सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के गौड़ वाहक इनमें से कौन से हो सकते हैं? अब सेकेंडरी की बात हो रही है, सेकेंडरी तो आप यहीं से समझ जाओगे कि सेकेंडरी परिवार तो होनी, इसमें परिवार इस ऑप्शन में जुड़ा है, तो परिवार तो फर्स्ट होता है ना, तो पड़ोस तो सेकेंडरी में आता है लेकिन परिवार फर्स्ट में आता है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, गलत हो जाएगा। फिर यहाँ कह रहा है विद्यालय। अब पास पड़ोस जो कि आपको पता चल गया कि ये सेकेंडरी में होता है और फर्स्ट में परिवार होता है, तो विद्यालय भी तो सेकेंड में ही आता है फ्रेंड, तो ये दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22वें का दूसरा ऑप्शन, यानी दोनों सेकेंडरी ही वाहक हैं समाजीकरण के एक बच्चे के लिए, तो दूसरा ऑप्शन सही है। विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, विद्यालय तो होता ही है, निकटतम परिवार के सदस्य जो हैं, अगर परिवार के सदस्य हैं तो निकटतम हैं, तो वो फर्स्ट में आ जाएंगे। और परिवार तो फर्स्ट में है ही, तो रिश्तेदार को सेकेंडरी मान भी लें तो परिवार तो फर्स्ट में है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ये भी गलत हो जाएगा। तो एक ही बचता है दूसरा, विद्यालय और पास पड़ोस, यही जो है सेकेंडरी गौड़ वाहक हैं, यानी गौड़ वाहक है, यानी सेकेंडरी वाहक कह सकते हैं, सेकेंडरी एजेंट। अगला क्वेश्चन यह है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है क्या? आप अच्छी तरह से आपको पता होगा। तो फ्रेंड जब लेव वाइगोत्स्की की बात होगी तो पता चलेगा आपको कि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया था, इन्होंने उसी के बारे में इनका सिद्धांत है। तो संज्ञानात्मक विकास में जो अब बात करेंगे हम, तो सामाजिक अन्योन्य क्रिया ऑप्शन सही हो जाएगा, और बाकी तीनों तो गलत है ही। तो अगर लेव वाइगोत्स्की का नाम है तो हम सामाजिक अन्योन्य क्रिया तो हम जानते ही हैं, इनसे रिलेट है, तो यही वाला ऑप्शन सही होगा। ये अगला क्वेश्चन है कि किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर, विशिष्ट उत्तर की बात हो रही है, एक बच्चा विशिष्ट उत्तर दे रहा है, तो कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत वो आएगा? तो है कि यदि आप ईमानदार हैं, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। पहला है दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन। तो फ्रेंड जैसा कि किसी बच्चे के द्वारा दिया गया विशेष उत्तर है ये, तो ये किस सोपान के अंतर्गत पूछ रहा है और कोहलबर्ग के किस सोपान के अंतर्गत आएगा ये? तो बच्चे का, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता ईमानदार आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन तो नहीं है ये, सामाजिक संकुचन अनुकूलन भी नहीं है, कानून व्यवस्था भी नहीं है ये, तो एक ही बचता है तीसरा, अच्छा लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, तो तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
ये अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है ज़्यादातर। तो पहला है, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन या वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। तो फ्रेंड आप ऑप्शन देखोगे तो अगर अधिगम के लिए सबसे कोई ज़रूरी चीज़ होगी तो क्या ये पहला ऑप्शन होगा, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। एक मतलब पर्यावरण यानी हमारा पूरा वातावरण, हमारा जिसमें हम रहते हैं पर्यावरण, और इसकी सक्रिय खोजबीन एक विद्यार्थी के द्वारा, खुद सक्रिय रूप से विद्यार्थी इसमें इन्वॉल्व है तो पर्यावरण को जानने में। तो ये ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करना क्या अधिगम के लिए ज़रूरी है। ये गलत है। ईश्वर के न्याय पे टिके रहना, ये भी गलत है। शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, ये तो सही है। पुनर्बलन यानी पीछे से तो सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट बच्चे का, तो ये तो ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन पहला है, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। अगला ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप या स्कीम है पहले से बनी हुई स्कीम निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। फ्रेंड किसी पिछले वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन के बारे में ये बताया था कि उसमें मतलब कि एक क्वेश्चन जो पिछले किसी और ईयर के प्रीवियस ईयर से मैंने लिया हुआ था उसमें भी आया हुआ था। मतलब रिपीट क्वेश्चन फिर से आ गया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अगर कोई स्कीम है, देखिए आप कोई पहले से स्कीम बनी हुई है, वर्तमान योजनाओं के अनुकूल नहीं है वो, तो उसको हमारी इस वर्तमान योजनाओं के अनुकूल बनाने के लिए उसमें कुछ नवीन जानकारी, अगर पहले से ये बनी हुई है लेकिन वर्तमान में ये फिट नहीं बैठ रही है, तो इसमें कुछ क्या करते हैं, अनुरूप बनाने हो तो इसमें कुछ नई चीज़ें जो मॉडिफाइड कर देते हैं, तो ये हमारे नवीन बन गई। तो नवीन बन गई जानकारी में संशोधन, और नवीन जानकारी के आधार पर कोई पुरानी योजना बनी हुई है और इसको क्या कहते हैं कि इसको भी अनुकूल नहीं रह गई है अब, तो इसमें कुछ नई जानकारी इन्वॉल्व कर दी गई, नई चीज़ें फीड कर दी गई, ये हमारी वर्तमान के अनुकूल हो गई। तो के क्या संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो फ्रेंड्स समायोजन तो ठीक है, समायोजन ठीक है, अनुकूलन ठीक नहीं है, क्योंकि अनुकूलन यानी अपने आप धीरे धीरे अनुकूलित हो जाना यानी ढल जाना, तो अपने आप तो हो नहीं रहा है ना, हम तो चेंज कर रहे हैं ना उसमें। तो ये समायोजन तो सही है, लेकिन अनुकूलन लग गया तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। फिर कह रहा है समावेशन, समावेशन भी सही है, यहाँ पे समावेशन तो हो रहा है पिछली वाली का, लेकिन अनुकूलन नहीं हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत। फिर कह रहा है सामीकरण और संशोधन के रूप में, संशोधन, फ्रेंड संशोधन तो हो रहा है लेकिन ये सामीकरण यहाँ पे है, तो ये गलत है। संशोधन तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो संशोधन हो के जो हम एक वर्ड मिलता है, हमें जो नाम मिलता है वो होता है समायोजन और समावेशन। तो ये हो गया आपका समावेशन और ये हो गया आपका समायोजन। तो चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, समावेशन और समायोजन, और बाकी तो मैंने आपको गलत बता ही दिया। तो चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है, नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है। तो फ्रेंड आप देखोगे कि किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में अगर शिक्षक एक ऐसा वातावरण उपलब्ध करा रहा है जो अधिगम यानी सीखने का माहौल है उसको आसान बना रहा है, तो वो क्या कर रहा है, खोज को प्रोत्साहन दे रहा है। खोज को प्रोत्साहन तो दे ही रहा है। जब माहौल अच्छा होगा तो कोई खोज यानी कि कुछ अच्छी चीज़ें निकल के आएंगी। तो ये ऑप्शन सही है। नियामक है यानी रिस्ट्रिक्शन, क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्टिव है। फिर कह रहा है समावेशन और हतोत्साहित लग गया इसमें। डिस्करेज इंक्लूजन, तो डिस्करेज हतोत्साहित करता है। अगर माहौल अच्छा बना रहा है, ऐसा वातावरण उपलब्ध करा रहा है जो सुगम बना रहा है अधिगम को, तो हतोत्साहित कहाँ कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और आवृत्ति को बढ़ा रहा है यानी रिपीटेशन, बार बार रिपीटेशन, इनकरेज रिपीटेशन, ऐसा कुछ है इसमें नहीं।
ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है इस वाक्य में कि कुछ रिपीट हो रहा है। तो पहला ऑप्शन बच रहा है, पहला सही है, खोज को प्रोत्साहन देता है। अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो सके। अच्छा, मतलब कि अगर अगर आप 10 अगर हमारे इंडिया में इतनी भाषाएं हैं तो उतनी भाषाएं मतलब कि शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि सारी भाषाएं सीख जाए वो, ऐसा है। ये पहला ऑप्शन में यही कहा जा रहा है। फिर कह रहा है दूसरा, बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। मतलब बुद्धि को केवल बुद्धि IQ लेवल टेस्ट करके ही बताया जा सकता है कि हाँ भाई इनके पास बुद्धि है। फिर तीसरा है, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। या चौथा है, क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। तो फ्रेंड आप देखोगे हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस कहते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत सुझाता है हर बच्चे को प्रत्येक 8 विषय में जाके, जैसे कि मैंने आपको बताया अगर इंडिया में इतनी भाषाएं हैं तो हमें सारी सीखनी है। ऐसे ये कोई तरीका थोड़ी हुआ, तो ये जो है 8 विषय को भिन्न तरीक़ों से पढ़ना ये गलत है ऑप्शन। बहुबुद्धि को बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि केवल लग गया, केवल बुद्धि लब्धि की परीक्षा से निर्धारित किया जा सकता है, ये भी गलत बात है। फिर शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए मल्टी इंटेलिजेंस को एक रूपरेखा की तरह, यानी रूपरेखा की तरह कहने का मतलब हुआ एक फ्रेमवर्क की तरह, मतलब कि हम क्या कह सकते हैं जो हम क्या एल्गोरिथम जैसे लिखते हैं शुरू में, मतलब एक स्केच की तरह, मतलब रफ कार्य की तरह, सॉरी एक रफ कार्य जैसे हम कहते हैं ना, रफ कार्य करना किसी चीज़ का पहले रफ कार्य, तो एक रूपरेखा की तरह इसको ग्रहण करना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। और क्षमता भाग्य है ये वाला गलत। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है, तह भी कर रही है बात भी कर रही है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगर वो कपड़ा तह करते बात कर रही है तो उस व्यवहार के संबंध में इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा है। जीन पियाजे और लेव वैगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे, या जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वैगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा, या जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेव वैगोत्स्की इसे खोजबीन बनाए मानेगा, या जीन पियाजे और लेव वैगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। तो फ्रेंड इसमें आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेंगे और लेव वैगोत्स्की इसे खोजबीन मानेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि लिंग क्या है। जैविक सत्ता है, शारीरिक संरचना है, सहज गुण है, सामाजिक संरचना है। तो फ्रेंड इसमें आप देखोगे तो लगेगा कि लिंग सत्ता जो है लिंग जो है जैविक सत्ता है, तो ये जैविक सत्ता नहीं है, ये गलत है। शारीरिक संरचना भी नहीं है, सहज गुण भी नहीं है, सामाजिक संरचना का एक रूप है लिंग, तो चौथा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड ये थे कुछ प्रीवियस ईयर से 30 क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर जो भी है सीटेट है उसी से है, ये 30 क्वेश्चन सीटेट के पेपर से है, ना कि यूपी टेट है, और किसी से नहीं, सीटेट के पेपर से लिया था मैंने इसे। तो कैसा लगा आपको बताइएगा प्लीज़, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक भी करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।